हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर नॉवल बॉय। कहानियों का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। करने की आवश्यकता है, ज़ुकोंग ने सवाल किया। मुझे पहले से ही एक निश्चित विचार है कि यह क्या कर सकता है, लेकिन इसकी ठीक से पुष्टि करने के लिए मुझे अभी भी इसका परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि यह कौशल अन्य 3 कौशलों से काफी अलग है। लिन म्यू ने उत्तर दिया। ओह, आप ऐसा क्यों कहते हैं? ज़ुकोंग ने उत्सुकता से पूछा। इस कौशल में अन्य तीनों कौशलों की संयुक्त जानकारी से भी अधिक जानकारी है। मेरा मानना है कि मुझे अभी भी इसे थोड़ा समझना होगा। मुझे सिरदर्द है। अध्याय 292 अजीब प्रभाव। रहस्य रिंग में अपना समय समाप्त होने के बाद लिन म्यू जल्द ही वास्तविक दुनिया में दिखाई दिए। वहां रहते हुए उन्होंने सीनियर ज़ुकोंग के साथ कुछ चर्चा की थी और रिंग के अंदर की जगह की कुछ विशेषताओं का भी पता लगाया था। पहली बात जो उसने सीखी वह ये थी कि वहां बुलाए जाने के बाद वह रिंग में लगभग 15 मिनट तक रह सकता था। उसने रिंग के आसपास के इलाकों पर भी नजर डाली और पाया कि उसने जो सामान रखा था वह इधर उधर पड़ा हुआ था। अंगूठी के विशाल आकार के कारण अधिकांश वस्तुएं एक क्षेत्र के विशाल विस्तार में फैली हुई थीं। एक और बात जो उन्हें थोड़ी आश्चर्यजनक और घृणित लगी वह ये थी कि रिंग में चारों ओर प्रचुर मात्रा में खून फैला हुआ था। ये खून कोई और नहीं बल्कि उन सभी जानवरों का खून था जिन्हें उसने मारा था। अतीत के विपरीत जब वह खून को साफ करता था और निकालता था, लिन म्यू को अक्सर जानवरों को तब तक वैसे ही रखना पड़ता था जब तक उसे उन्हें साफ करने का मौका नहीं मिल जाता। इसके कारण वहां रक्त थोड़ा थोड़ा करके जमा होता गया जब तक कि यह काफी बड़ी मात्रा तक नहीं पहुंच गया। इसके अलावा चूंकि रिंग में चीजें धीरे धीरे पुरानी हो रही थीं, इसलिए रक्त अभी भी तरल था और अभी तक सूखा नहीं था। लिन म्यू को इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य का पता तब चला जब टहलते समय अनजाने में उनका पैर इस पर पड़ गया। उफ, मुझे इन सब से छुटकारा पाना होगा। इससे यार्ड के लिए अच्छा उर्वरक बनेगा, लिन म्यू ने खुद से कहा। लिन म्यू ने अपने शरीर को देखा और पाया कि यह पहले जैसा ही है, लेकिन जब उसने अपने शरीर में आत्मा क्यूई को महसूस किया तो उसने पाया कि यह बेहद सक्रिय है। यह उसकी मेरिडियन में घूम रहा था और स्पिरिट क्यूई की हल्की लहरें निकल रही थीं जो उसके शरीर के बाकी हिस्सों को नहला रही थीं। फिर आत्मा क्यूई की ये तरंगें बहुत धीमी गति से उसकी त्वचा से निकल गईं। लेकिन यही वह चीज थी जिसने चरम चरण क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र कृषक के रूप में उनकी स्थिति को दिखाया। लिन म्यू ने अपनी मुठियां भींच ली और पाया कि उसकी आत्मा स्वचालित रूप से उन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आत्मा क्यूई पर उसका नियंत्रण अब लगभग सहज हो गया था। लिन म्यू ने अपने डेंटियन में देखा और तरल स्पिरिट क्यूई की प्रचुरता देखी। आह, ये तो बहुत अच्छा है, लिन म्यू ने खुद से कहा। इसके बाद उन्होंने कुछ चालों का एक सरल अभ्यास किया जो उन्होंने महीनों में सीखी थी और अपनी आत्मा क्यूई के व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस किया। उन्होंने 1000 आयुध ब्लेड धर्मरथ का अभ्यास किया और पाया कि समन्वय में काफी सुधार हुआ है। लिन म्यू को लगा कि कुछ चीजें जो उसके लिए कठिन थीं और उसकी प्रगति में बाधा डाल रही थीं, अचानक वहां नहीं थीं। तो मुझे प्रगति करने में जो कठिनाई हो रही थी वह प्रशिक्षण की कमी के कारण नहीं बल्कि आत्मा क्यूई के कारण थी, लिन म्यू को एहसास हुआ। इसके बाद लिन म्यू ने अपनी आत्मिक शक्ति से छोटी तलवार को नियंत्रित किया और पाया कि उसके साथ उसका संबंध लगभग 2 गुना बेहतर हो गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अपनी छोटी तलवार से और भी अधिक स्पिरिट क्यूई का उपयोग कर सकता है जबकि वह इसे अपनी स्पिरिट क्यूई से नियंत्रित कर रहा था। अंततः उस नए कौशल की बारी आई जो लिन म्यू ने प्राप्त किया था। पहले उन्हें जो सिरदर्द था वह अब दूर हो गया था क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ चालों का अभ्यास करके आराम किया था। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अब नई जानकारी उनके लिए अधिक स्पष्ट हो गई है और वे इसका उपयोग पिछले 3 कौशलों की तरह ही आसानी से कर सकते हैं। लिन म्यू ने गहरी सांस ली और फिर चौथा कौशल फीका शुरू किया। हालांकि जैसे ही उन्होंने इसका प्रयोग किया, तरल स्पिरिट क्यूई की लगभग 10 बूंदें तुरंत समाप्त हो गईं। और इसके साथ ही लिन म्यू आंगन से गायब हो गया। यह क्या है? लिन म्यू ने चारों ओर देखते हुए कहा। वह स्थान भूरे रंग का था और काफी खाली लग रहा था। यहाँ कुछ भी नहीं था और लिन म्यू यहाँ केवल स्पिरिट क्यूई के हल्के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। लिन म्यू इधर उधर घूमता रहा और उसे वहां कुछ खास नहीं मिला। 1 मिनट बीत गया जिसके बाद उसे अचानक लगा कि उसकी दृष्टि फिर से बदल गई है। आउच!
अरे ध्यान रखो, तुम कहाँ चलते हो बच्चे, एक व्यक्ति चिल्लाया। लिन म्यू इस समय सड़क के कोने पर खड़ा था और उसकी टक्कर एक शिकारी जैसे दिखने वाले व्यक्ति से हो गई थी। शिकारी पीछे हट गया था और जमीन पर गिर गया था, जबकि लिन म्यू स्वयं अविचलित खड़ा था। इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह भ्रमित हो गया। क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे हूँ? लिन म्यू ने सोचा। अरे, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी बच्चे? क्या आप माफी नहीं मांगेंगे? शिकारी ने जमीन से खड़े होकर कहा। लेकिन अब भी लिन म्यू ने शिकारी को कोई जवाब नहीं दिया था और वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। मेरी तरफ देखो बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता कि अनदेखा करना बहुत असभ्य है? शिकारी ने कहा और अपना हाथ लिन म्यू के कंधे पर रख दिया। लिन म्यू और शिकारी जिस तरह से टकराए थे वह लंबवत कोण पर था। इसका मतलब यह था कि जब शिकारी उसे देख रहा था, लिन म्यू खुद दूसरी दिशा में देख रहा था। इस वजह से शिकारी को उसे मोड़ने के लिए उसे छूना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, लिन म्यू ने प्रतिक्रिया स्वरूप अपना हाथ हटा लिया, जिससे शिकारी पुनः जमीन पर गिर पड़ा। आह! शिकारी दर्द से कराह उठा। शिकारी अब थोड़ा हैरान था। इससे पहले जब वह पीछे गिरा था तो सब ठीक था, क्योंकि उसे लगा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने ही अपना संतुलन खोया था। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि लिन म्यू के हाथ के हल्के प्रहार से वह पीछे हट गया था। उसने ऊपर देखा तो लिन म्यू उसे घूर रहा था। उसके मन में जो सदमा था वह डर में बदल गया, क्योंकि यह उसकी आंखों में लीक हो गया और फिर उसके चेहरे पर दिखाई दिया। जैसे ही लिन म्यू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, शिकारी पीछे हट गया। ओह क्षमा करें, मैंने आपको नहीं देखा, मैं कुछ सोच रहा था। लिन म्यू ने माफी मांगी। नहीं, कोई समस्या नहीं, ये ठीक है, शिकारी ने कहा और फिर तेजी से भाग गया। अजीब। अध्याय 293 फी का पढ़ना। लिन म्यू यह नहीं बता सका कि शिकारी ने इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों की और भाग गया, लेकिन वह इतना चिंतित नहीं था। वह जिस बात को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे वह था चौथा कौशल, फी का पढ़ना। इसका प्रभाव उसकी अपेक्षा से बहुत अलग था और इतना ही नहीं, वह किसी तरह अपने आंगन से निकलकर यहाँ आ भी गया था। चारों ओर देखने पर लिन म्यू को पता चल गया कि वह अपने घर से लगभग 2 सड़क दूर था। ऐसा लगता है कि चौथा कौशल, फी का पढ़ना, आपके अन्य कौशलों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। ज़ुकोंग ने अचानक कहा। ओह सीनियर, आपको अंदाजा है कि यह क्या है? लिन म्यू ने सवाल किया। मैं सचमुच ऐसा करता हूँ। आपने जो स्थान देखा वह भूरे रंग का था, वह इस संसार के साथ विद्यमान समानांतर शून्यता थी। आपका चौथा कौशल आपको उस स्थान में प्रवेश करने और वहां घूमने की अनुमति देता है। और अंत में, जब उस कौशल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो आप वास्तविक दुनिया में उस स्थान पर फिर से प्रकट होंगे जो समानांतर शून्य से मेल खाएगा। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने सीनियर ज़ुकोंग के शब्दों पर विचार किया और उन्हें अपने निष्कर्षों के साथ सहसंबंधित किया और पाया कि वे सही थे। फिर अगले ही पल उसके दिमाग में कई संभावनाएं उभर आईं। चौथा कौशल काफी शक्तिशाली था, लेकिन लिन म्यू को अभी भी नहीं पता था कि इसकी सीमाएं वास्तव में क्या थीं। उनके सभी कौशलों में कुछ सीमाएं और खामियां थीं जिनके बारे में लिन म्यू को पता था। पहला कौशल, झिलमिलाहट, बहुत कम अवधि का था, लेकिन इसका फायदा यह था कि यह वस्तुतः उसे उस अवधि के दौरान लगभग किसी भी चीज से बचने की अनुमति दे सकता था। दूसरे कौशल, ब्लिंक, ने उसे किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट करने की अनुमति दी जो उसकी आध्यात्मिक भावना की सीमा के भीतर था। कौशल की सीमा यह थी कि यह केवल 10 मीटर की परिधि में ही काम कर सकता था, भले ही लिन म्यू की आत्मा की सीमा कुछ भी हो, जब तक कि वह कौशल को शक्ति प्रदान करने के लिए स्थानिक विशेषता क्यूई का उपयोग न करे। तीसरे कौशल, चरण, ने उससे अपने शरीर को अलग करने की अनुमति दी, जिससे वह आसानी से वस्तुओं से गुजर सकता था। इसकी सीमा यह थी कि आत्मा क्यूई या आत्मा क्यूई युक्त वस्तुएं उसे प्रतिबंधित कर सकती थीं। इसका मतलब यह था कि वह संरचनाओं और बाधाओं से होकर नहीं गुजर सकेगा। उस शिकारी के साथ अपनी छोटी सी मुठभेड़ से लिन म्यू इतना तो बता ही सकता था कि उसने उसे अपने सामने आते हुए नहीं देखा था। इसका मतलब यह था कि चौथे कौशल, फीका, ने उसे इस दुनिया से पूरी तरह से गायब कर दिया। लिन म्यू इस कौशल के स्पष्ट फायदे और नुकसान देख सकते थे। इसका लाभ यह था कि वह बिना किसी की जानकारी के किसी क्षेत्र या स्थान में प्रवेश कर सकता था, या यदि उसे बंधक बना लिया जाए तो वह वहां से भाग भी सकता था। ऐसा नहीं लगता था कि कोई दीवार या अवरोध इसे रोक सकता है, क्योंकि लिन म्यू को पूरा यकीन था कि यहां आते समय वह कम से कम 10 दीवारों से होकर गुजरा था। वह अनुमान लगा सकता था कि बाधाओं और संरचनाओं जैसी चीजों के लिए भी ऐसा ही होगा। लेकिन फिर कौशल का सबसे बड़ा नुकसान, या कहें दोष, सामने आया। लिन म्यू वास्तव में यह नहीं बता सका कि वह कहां जा रहा था, जबकि वह समानांतर शून्य में था।
वहां सब कुछ वैसा ही था और वह पूरी तरह से खाली था और वहां कोई भी वस्तु नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि लिन म्यू के पास इसके प्रयोग का कोई संदर्भ नहीं था और यदि उनमें आध्यात्मिक समझ भी थी तो भी यह वहां बेकार था क्योंकि वहां वस्तुतः कुछ भी नहीं था। इन सब का मतलब ये था कि हालांकि लिन म्यू के पास ये शक्तिशाली कौशल था, यह उसके लिए एक वाइल्ड कार्ड था जब तक कि निश्चित रूप से उसने वहां अंदर रहते हुए नेविगेशन की एक विधि का पता नहीं लगाया। यद्यपि यह कौशल उसे गायब होने और किसी स्थान से भागने में सक्षम बना सकता था, लेकिन इसका अर्थ ये भी था कि इससे वह मुसीबत में भी पड़ सकता था। वह बहुत आसानी से समानांतर शून्य में खो सकता है और दुश्मन के गढ़ के ठीक केंद्र में पहुंच सकता है। चौथा कौशल अब उसके लिए दोधारी तलवार जैसा हो गया था और जब तक वह इसका उपयोग करने और नेविगेट करने का बेहतर तरीका नहीं खोज लेता तब तक वह इसका उतना उपयोग नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा नुकसान ये था कि एक बार उपयोग के लिए खपत की गई स्पिरिट क्यूई की मात्रा काफी बड़ी थी। तरल स्पिरिट क्यूई की 10 बूंदें थीं और फुसफुसाहट भी नहीं थी, वह भी केवल 1 मिनट की अवधि के लिए। हालांकि लिन म्यू ने अनुमान लगाया कि उस अवधि को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है जिसके लिए वह अक्सर कौशल का उपयोग कर सकता है। विचार करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, इसका पता लगाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। ली म्यू अपने घर वापस जाते समय अपने आप से बुदबुदाया। लिन म्यू अपने शयन कक्ष में दाखिल हुआ और कौशल पर ध्यान करने बैठ गया। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें इस कौशल की खामी का संभावित समाधान मिल गया। मैं शायद समानांतर शून्य में बेहतर नेविगेट करने के लिए स्थानिक धारणा का उपयोग कर सकता हूं। स्थानिक बोध स्थानिक क्यूई के साथ साथ अंतरिक्ष पर भी निर्भर करता है, जो समानांतर शून्य में भी मौजूद था। यदि मैं इसका बेहतर उपयोग करना सीख सकूं, तो मुझे इस कौशल का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी और इसका दोष भी अपने आप में एक लाभ बन सकता है। लिन म्यू ने विश्लेषण किया। जब लिन म्यू ये सोच रहा था, तो जुकोन भी उसकी यादों और विचारों पर नजर डाल रहा था। ये देखकर कि लिन म्यू वास्तव में एक संभावित समाधान खोजने के करीब आ गया था, जुकोन को अपने शिष्य पर गर्व महसूस हुआ। उसके कंधों पर एक अच्छा सिर था और यद्यपि वह अपनी शुरुआती परिस्थितियों के कारण अपने साथियों से वंचित था, जुकोन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि लड़का एक छिपी हुई प्रतिभा था। उनकी समझ की क्षमता उनकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक थी। वह नहीं जानता था कि इसका श्रेय उसकी जिज्ञासा को दिया जाए या ज्ञान की उसकी निरंतर प्यास को, लेकिन जो कुछ भी था इसने उसे और अधिक होशियार बना दिया था। जुकोन को इस बात का थोड़ा और अंदाजा था कि चौथा कौशल कैसे काम करता है, लेकिन उसने लिन म्यू को नहीं बताया था और चाहता था कि वह स्वयं इसका पता लगाए, क्योंकि वह जानता था कि जो चीजें उसने स्वयं सीखी हैं वे उसके लिए उन चीजों से बेहतर होंगी जो उसने उससे सिखाई हैं। अध्याय 294 फीकेपन के दोष पर काबू पाना। जुकोन को पता था कि लिन म्यू स्थानिक बोध का बेहतर उपयोग करना सीखना चाहता था और उसके पास उसके लिए एक विधि थी, या यूं कहें कि विधि हमेशा लिन म्यू के पास थी और उसने पहले भी कुछ बार इसका प्रयोग किया था। वरिष्ठ, मैं अपनी स्थानिक धारणा को कैसे बढ़ाऊंगा? लिन म्यू ने बिल्कुल सही समय पर जुकोन से सवाल किया। यह आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि यह कैसा लगता है। इसमें आपको किसी भी औसत कृषक की तुलना में लाभ भी है, क्योंकि आप आसानी से अपनी अंगूठी का उपयोग कर सकते हैं। आप पहले से ही उन काले बिंदुओं को देख सकते हैं जो अंतरिक्ष के ढांचे में खामियां हैं, यानी आप स्थानिक धारणा का भी उपयोग कर रहे हैं। उस स्थिति को छोड़कर ये केवल उन चीजों को देख रहा है जो सबसे अधिक गड़बड़ी पैदा कर रही हैं और अधिक हल्के स्थानिक उतार चढ़ाव को नहीं देख सकता है। आपको जो सीखने की जरूरत है वह यह है कि संवेदना के उस दायरे का विस्तार कैसे किया जाए। यद्यपि आप उन काले बिंदुओं जैसे बहुत मजबूत बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वयं को संवेदनशील बना लेंगे तो आप और भी अधिक चीजों को महसूस कर सकेंगे। अब इसे प्रशिक्षित करने की विधि सरल है, आपको बस स्थानिक संरचना में दोषों का अवलोकन करते रहना होगा। आपको अंतरिक्ष में होने वाले सूक्ष्म उतार चढ़ाव को महसूस करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से बार बार घटित होते हैं। जुकोन ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने अपना सिर हिलाया और तुरंत उस तक पहुंच गया। वह चाहता था कि अंगूठी अपना प्रभाव दिखाए और उसने काले बिंदुओं को देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अभी उसके घर में उनमें से कोई भी नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपनी आत्मिक इंद्रिय का विस्तार किया और अपने आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास किया तथा उनमें किसी भी छोटे मोटे परिवर्तन की जांच की। लिन म्यू ने 1 घंटे तक ऐसा किया, जिसके बाद उन्होंने इसे रोक दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनमें ज्यादा प्रगति नहीं हो रही है। हालांकि वह वहां लड़खड़ाया नहीं और केवल बेहतर तैयारी करने के बारे में सोच रहा था। ऐसा करते समय उसे अचानक कुछ याद आया। जब उसने पहले चौथे कौशल फीका का उपयोग किया था और चारों ओर चला था,
तो उसने कई बार अपनी दिशा बदल दी थी क्योंकि उसके पास कोई संदर्भ नहीं था। उन्होंने ये भी याद किया कि वे समानांतर शून्य में भी अपनी आत्मिक इंद्रिय का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों कारक लिन म्यू के दिमाग में एक साथ मिल गए और एक नया विचार तैयार हुआ। हाँ, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? लिन म्यू अचानक चिल्लाया। ज़ुकोंग आश्चर्यचकित रह गया जब उसने लिन म्यू की ओर देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ी परेशान करने वाली मुस्कान थी। यह क्या है? आपने क्या सोचा? ज़ुकोंग ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, वरिष्ठ, यदि स्थानिक धारणा के बिना भी चौथे कौशल फीका का उपयोग करने का एक तरीका निकाला जाए। मुझे अभी भी नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन इसकी पुष्टि जल्दी की जा सकती है। लिन म्यू ने उत्साहित स्वर में उत्तर दिया। सचमुच? तो फिर मुझे दिखाओ, इसे आजमाओ, ज़ुकोंग ने कहा। लिन म्यू ने सिर हिलाया और अपनी आत्मा की भावना को बढ़ाने से पहले एक गहरी सांस ली। उन्होंने इसे एक सीधी रेखा में रखा और सुनिश्चित किया कि यह कहीं भी न झुके। फिर उसने उस दिशा की जांच की जिसे वह देख रहा था और वहां आध्यात्मिक भावना को उन्मुख किया। फिर लिन म्यू ने चौथा कौशल फीका शुरू किया और तरल स्पिरिट क्यूई बूंदों की 10 बूंदें तुरंत पी ली गईं। लिन म्यू का शरीर वास्तविक दुनिया से गायब हो गया और वह समानांतर शून्य में प्रकट हुआ। उसने चारों ओर देखा और पाया कि सब कुछ पहले जैसा ही था, खाली और धूसर। आइए देखें कि यह काम करता है या नहीं, लिन म्यू ने खुद से कहा। इसके बाद वह आत्मिक इंद्रिय की दिशा में चलने लगा क्योंकि वह अभी भी उसी स्थिति में थी जैसी पहले थी। जैसे जैसे लिन म्यू कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, उसकी आत्मिक इंद्रिय भी छोटी होती गई। अंततः वह आत्मिक इंद्रिय के अंत तक पहुंच गया और यह सब उसके शरीर में वापस चला गया। कुछ ही सेकंड बाद कौशल की अवधि समाप्त हो गई और लिन म्यू वास्तविक दुनिया में पुनः प्रकट हो गया। सिवाय इसके कि इस बार वह अपने कमरे में नहीं था, बल्कि अपने घर के बाहर सड़क पर था। लिन म्यू ने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि वह कहाँ है। हाँ, ये काम कर गया, ये सचमुच काम कर गया, लिन म्यू खुशी से चिल्लाया। ज़ुकोंग को भी लिन म्यू के कार्यों को देखकर एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। लिन म्यू को यह एहसास हो गया था कि उसे उसी स्थिति में ले जाया जाएगा जिस स्थिति में वह वास्तविक दुनिया में था। इसका अर्थ ये भी था कि उसकी आत्मिक इंद्रिय भी उसी स्थिति में रहेगी। इस तकनीकी का उपयोग करते हुए लिन म्यू ने अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करके उस स्थान को चिन्हित किया जहां वह जाना चाहता था और फिर कौशल फीका का उपयोग किया। इस तरह जब वह समानांतर शून्य में प्रकट हुआ तो वह केवल अपनी आत्मा की भावना का अनुसरण करके अपने इच्छित स्थान पर जाने में सक्षम था। अभी वह केवल सीधे रास्ते पर चल रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी दिशा में ऐसा कर सकता है, बशर्ते वह अपनी आध्यात्मिक समझ को उसी स्थिति में बनाए रखे। लेकिन समानांतर शून्य का लाभ यह था कि वहां कुछ भी नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज उसे रोक रही थी, लिन म्यू सीधे रास्ते से वहां तक जा सकता था। अद्भुत, बहुत बढ़िया सोच लिन म्यू, ज़ुकोंग ने प्रशंसा की। ज़ुकोंग को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी विधि संभव होगी, लेकिन लिन म्यू ने ऐसा किया था। हालांकि इस पद्धति की खामियां इस मायने में भी स्पष्ट थी कि लिन म्यू जो अधिकतम दूरी तय करने में सक्षम होगा वह उसकी आध्यात्मिक भावना की अधिकतम सीमा है, जो लगभग 80 मीटर थी। एक अन्य दोष ये था कि उसे पहले से ही अपनी आत्मिक इंद्रिय के साथ मार्ग निर्धारित करना पड़ता था। इसका अर्थ ये था कि यदि कोई ऐसी चीज थी जो उसकी आत्मिक इंद्रिय को अवरुद्ध कर रही थी या यदि मार्ग में कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे पहचान सकता था, तो ये समस्याजनक हो सकता था। लेकिन फिर भी ये कुछ न होने से बेहतर था और कम से कम लिन म्यू एक निश्चित सीमा तक कौशल का उपयोग करने में सक्षम होगा। हालांकि यदि लिन म्यू कभी किसी विस्तृत और खुले क्षेत्र में होता तो उसे बहुत बड़ा लाभ होता। वह बस कौशल को सक्रिय कर सकता था और अपनी अधिकतम गति से दौड़ सकता था और दुश्मनों को पीछे छोड़ सकता था। उसे कोई कथानक बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अध्याय 295 विवाह गठबंधन। कृपया अंत में लेखक का नोट पढ़ें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब जबकि लिन म्यू ने चौथे कौशल फेड की कुछ खामियों को दूर करने का तरीका खोज लिया था, तो उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। फिर उसने सोचा कि आगे क्या करना है, क्योंकि उसकी सूची में काफी चीजें थीं। उसने महान निद्रा भालू की वंशावली को आत्मसात करने के लिए आवश्यक शर्तें लगभग पूरी कर ली थीं, और अब केवल खोए हुए अमर भालू की अनाम तकनीक ही बची थी। उस तकनीक के लिए लिन म्यू के सामने मुख्य समस्या वास्तव में उसकी प्रगति को देखना था। वो ये नहीं बता सका कि यह अच्छा था या बुरा और क्या यह उसके लिए रक्त संबंधी क्षमता, नींद का कुआं के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा। इस क्षमता के परिणाम घातक हो सकते थे, इसलिए लिन म्यू इसे आजमाने से पहले इसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता था।
लिन म्यू को पहले से ही पता था कि यदि वह रक्तवंश को आत्मसात कर ले तो संभवतः वह लगभग 1 वर्ष तक सो सकता है। इस प्रकार उस समयावधि को एक सामान्य नियम के रूप में लेते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि वह 1 वर्ष का भोजन खाने में सक्षम होते तो वह अनाम तकनीक में आवश्यक स्तर तक पहुंच जाते। लिन म्यू पहले से ही एक दिन में 1 सप्ताह का भोजन खा सकता था, जो लगभग 2 जानवरों के बराबर था, जिसका मतलब था कि उसे 1 महीने के लिए 8 जानवरों और 1 साल के लिए 84 जानवरों की आवश्यकता थी। और चूंकि उसे नहीं पता था कि उसकी आवश्यकताएं बदल सकती हैं या नहीं, इसलिए उसने संख्या को लगभग 100 जानवरों तक बढ़ाने का फैसला किया। जिस दिन वह लगभग 100 जानवरों का मांस खाने में सक्षम होगा उसी दिन वह तैयार होगा। लेकिन अब भी लिन म्यू को अपनी वर्तमान सीमा का पता नहीं था। भले ही उसे तृप्ति महसूस हुई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी अधिक से अधिक खाना जारी रख सकता है। मुझे खाने की अपनी वर्तमान सीमा की जांच करनी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे फिर से शिकार करना होगा, मेरा मांस फिर से खत्म होने वाला है। लिन म्यू ने मन ही मन सोचा। उनकी सूची में एक और चीज ये जांचना था कि लेफ्टिनेंट वू टेन की यात्रा के साथ क्या हो रहा था। लिन म्यू को इस बारे में थोड़ा संदेह था, इसलिए वह और अधिक जानना चाहता था। मैं अभी ऐसा कर सकता हूं और हेई कोर का दौरा कर सकता हूं। उम्मीद है कि हेई बाओ शहर के केंद्र में होंगे, और वैसे भी मैं पहले ही घर से बाहर आ चुका हूं। लिन म्यू ने फैसला किया। फिर उसने अपना रास्ता बदला और शहर के केंद्र की ओर चल दिया। रास्ते में लिन म्यू को एहसास हुआ कि किसी कारण से लोगों की संख्या कम हो गई है। ये लगभग वैसी ही थी जैसी तब थी जब यहाँ सर्दी थी। लगभग 1 दिन बीत चुका था जब वह जिंगवेई के एम्पोरियम से आया था और उसे 10 बटालियन के आगमन के बारे में पता चला था। लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही शहर का स्वरूप बदल गया। यही कारण था कि लिन म्यू बिना किसी समस्या के चौथे कौशल फीका का अभ्यास करने में सक्षम था। आसपास कोई भी नहीं था, और यहाँ तक कि उसके पड़ोस के घरों में भी बमुश्किल ही कोई था। क्या वे बाहर काम कर रहे हैं या कुछ और? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। वह जल्द ही शहर के केंद्र में पहुंच गया और प्रवेश द्वार पर गार्डों ने उसका स्वागत किया। क्या हेई बाओ यहाँ है? लिन म्यू ने पूछताछ की। नहीं, सीनियर लिन म्यू। कैप्शन: हेई बाओ एक कार्य पर गई हैं और फिलहाल शहर में नहीं है, लेकिन नेता हेई वेन स्वयं कार्यालय में हैं। गार्ड, जो हेई कोर का सदस्य भी था, ने उत्तर दिया। ये तो और भी बेहतर है। लिन म्यू ने इमारत में प्रवेश करने और कार्यालय तक चलने से पहले जवाब दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कार्यालय के दरवाजे बंद थे, इसलिए उसने उस पर दस्तक दी। ये कौन है? ओह, ये तुम हो लिन म्यू। अंदर आइए, हेई वेन ने बीच में अपना प्रश्न बदलते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि उसने अपनी आत्मिक इंद्रिय का उपयोग ये जांचने के लिए किया था कि दरवाजे के पीछे कौन है, और लिन म्यू ने भी इसे महसूस किया था। उसने दरवाजा खोला और पाया कि हेई वेन बालकनी पर खड़ा होकर शहर की ओर देख रहा था। वह एक लंबी नीली पोशाक में थी और उसके चेहरे पर उसका विशिष्ट घूंघट था। नमस्कार, मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा है, लिन म्यू ने दोस्ताना अंदाज में कहा। वास्तव में मैं कुछ मामलों में व्यस्त रहा हूं, हेई वेन ने उत्तर दिया। तुम कब वापस आए? मैं नेतृत्व करता हूं, हेई बाओ एक मिशन पर बाहर है, लिन म्यू ने उत्सुकता से पूछा। मैं अभी 1 दिन पहले ही लौटा हूं और हेई बाओ भी उसी समय चले गए थे। मैं फिलहाल उनकी जगह लेने आया हूं, हेई वेन ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। लिन म्यू ने कुर्सी पर चलने और उस पर बैठने से पहले बात की। हेई वेन मेज पर चले गए और विपरीत दिशा में बैठ गए। तो तुम यहाँ किस लिए हो? हेई वेन ने सवाल किया। मैंने सुना है कि मेयर का बेटा लेफ्टिनेंट वू टेन जल्द ही आ रहा है, लिन म्यू बोला। तो आपने सुना? हाँ, वह कम से कम इस सप्ताह यहाँ आ रहे हैं, हेई वेन ने थोड़े घबराए हुए स्वर में उत्तर दिया। लिन म्यू ने उसकी आवाज में अंतर महसूस किया और उत्सुकता से उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और आत्मा क्यूई के उतार चढ़ाव को देखा। क्या वह किसी बात से परेशान है? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ जब उसने अनियमित लहरों को महसूस किया। वह अब बता सकता था कि उसका दिल थोड़ी अधिक गति से धड़क रहा था और यहाँ तक कि उसके शरीर से निकलने वाली क्यूई की लहरें भी छिटपुट थीं। खेती में लिन म्यू की प्रगति ने इन विशेषताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी बढ़ाया था। ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। क्या इसमें लोगों की जानकारी से अधिक कुछ है? लिन म्यू ने थोड़े अधिक गंभीर स्वर में प्रश्न किया। हाँ, इसमें कुछ और भी है, हेई वेन ने अनिच्छा से उत्तर दिया। बेशक और भी बहुत कुछ होना चाहिए, अन्यथा वू टेन के लिए अपनी पूरी बटालियन को यहाँ लाने का कोई मतलब नहीं होगा। ये बहुत ही अकुशल होगा और संसाधनों की बर्बादी भी होगी, लिन म्यू ने कहा।
मेयर वू शुन ने स्पष्ट रूप से ट्राइकोल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय के अनुयायियों के साथ एक समझौता किया था। इसका सटीक विवरण अज्ञात है, लेकिन शर्तों में से एक विवाह गठबंधन है। अध्याय 296 प्रभु का प्रतिनिधित्व। लिन म्यू को उम्मीद नहीं थी कि वू टेंग की यात्रा के पीछे ऐसा कुछ होगा। ये लोगों की जानकारी से कहीं अधिक बड़ी बात साबित हुई। आम लोगों को केवल इतना पता था कि लेफ्टिनेंट वू टेंग अपने पिता से मिलने आ रहे थे। वास्तव में क्या? लेकिन क्या यह अचानक नहीं हुआ? क्या इस तरह के मामले काफी चर्चित नहीं हैं? कम से कम वू टेंग और मेयर जैसे उच्च अधिकारियों के मामले में तो नहीं। लिन म्यू ने आगे सवाल किया। आह! हे वेन के होठों से एक और आह निकली जब उसने अपना सिर रगड़ा। हम इस बारे में पूरी तरह से अंधेरे में थे और हमें इसके बारे में केवल इसलिए पता चला क्योंकि प्रभु उस भोज में शामिल हुए थे जहां ये निर्णय लिया गया था। ये भी अचानक हुआ और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हे वेन ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया। तो फिर हमारे लिए इसका क्या मतलब है? मुझे तो यह महत्वपूर्ण नहीं लगता, लिन म्यू ने कहा। अब तक लिन म्यू को संदेह था कि कुछ गंभीर हो रहा है, लेकिन अब जब उसने सुना कि यह इस तरह का अपेक्षाकृत सरल मामला था तो उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। बेशक आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिन्हें अब बदलने की जरूरत है, योजनाएं हैं जिन्हें संशोधित करने की जरूरत है। हे वेन ने उत्तर दिया। ओह! लिन म्यू को यह सुनकर राहत मिली कि उसे इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह एक और का आंतरिक मामला है। तो फिर मैं छुट्टी ले लूंगा। मुझे बस इतना ही पूछना था, लिन म्यू ने कहा और खड़े होने ही वाले थे कि हे वेन ने बात की। रुको, उसने कहा। लिन म्यू रुक गई और वापस कुर्सी पर बैठ गई और उसके कहने का इंतजार करने लगी कि वह क्या कहना चाहती है। यद्यपि आप अभी इसमें शामिल नहीं हैं, फिर भी भविष्य में आपको इसमें शामिल होना पड़ सकता है, हे वेन ने कहा। ओह! ऐसा कैसे? लिन म्यू ने पूछा। भले ही लिन म्यू अभी इस मामले में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अगर हेईकोर ने उससे ऐसा करने के लिए कहा तो वह ऐसा करेगा। वह अब भी उनका आभारी था और उनकी मदद करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में प्रभु आपको उसी भोज में आमंत्रित करना चाहते थे जो 1 महीने पहले हुआ था, लेकिन परिस्थितियां बदल गईं और फिर इसकी कोई जरूरत नहीं रही। फिर भी मुझे यकीन है कि प्रभु शायद भविष्य में आपको आमंत्रित करेंगे। वह आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलना चाहता था, हे वेन ने समझाया। लिन म्यू भी अब उत्सुक था। वह भी कुछ समय से भगवान से मिलना चाहता था और यहाँ तक कि सीनियर जुकोंग ने भी पहले उसकी प्रशंसा की थी। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जिनकी जुकोंग ने प्रशंसा की थी, जिनमें जिंग वेई भी शामिल थे। जरूर, जब तक आप मुझे पहले से सूचित कर देंगे तब तक कोई समस्या नहीं होगी, लिन म्यू ने उत्तर दिया। ठीक है, हमें आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको उसके अनुसार सूचित करूंगा, हे वेन ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने अपना सिर हिलाया और फिर उसके मन में एक विचार आया। भगवान मुझसे क्या चाहते हैं? बेशक मुझसे औपचारिक रूप से मिलने के अलावा, लिन म्यू ने उत्सुकता से पूछा। प्रभु चाहेंगे कि आप लड़ें या अधिक सटीक रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, हे वेन ने झिझकते हुए उत्तर दिया। यह सुनकर लिन म्यू की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि वह लड़ने से नहीं डरता था, लेकिन बेतरतीब ढंग से लड़ाई में शामिल होने वाला वह मूर्ख नहीं था। यदि इसका कोई उचित कारण न होता तो वह कभी भी ऐसी बात स्वीकार नहीं करते। और मुझे लड़ने की आवश्यकता क्यों होगी? लिन म्यू ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया। जब शादी से पहले कुछ समारोह आयोजित किए जाते हैं, इनमें से एक में प्रत्येक उपस्थित पार्टी की ताकत का प्रदर्शन शामिल है। चूंकि स्वामी इसमें भाग लेने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है, इसलिए उसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी की आवश्यकता है। यद्यपि उसके साथ हेईकोर भी है, फिर भी हम उसके लिए नहीं लड़ सकते। हमारे अधिकांश सदस्य उस स्तर की प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, और जो है उनका खुलासा नहीं किया जा सकता है। स्वामी किसी भाड़े के सैनिक की भर्ती भी नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। इससे उसके पास एक ही विकल्प बचता है, आप, हे वेन ने विस्तार से उत्तर दिया। हे वेन के काम पूरा होने के बाद लिन म्यू ने कुछ नहीं बोला और बस इस पर विचार किया। हे वेन ने भी उसे बीच में नहीं रोका क्योंकि वह जानती थी कि यह निर्णय उसके हाथ में है और यदि वह वास्तव में इसे अस्वीकार करना चाहता है तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। स्वामी और वह पहले से ही लिन म्यू के स्वामी के बारे में थोड़ा आशंकित थे और उसके प्रति सावधान थे। स्वामी ने स्वयं जांच की थी और वे सभी खाली वापस आए थे। इससे वे लिन म्यू के पीछे के मालिक के बारे में और अधिक भयभीत हो गए।
चूंकि वे लिन म्यू के पीछे के मालिक को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे उसे ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे जो वह नहीं करना चाहता था। हे वेन घबरा रही थी क्योंकि 5 मिनट बीत चुके थे और लिन म्यू ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, लिन म्यू ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। ओह, हे वेन ने चुपचाप राहत की सांस छोड़ी। हालांकि उसके स्वामी ने अभी तक उससे लिन म्यू को ये बताने के लिए नहीं कहा था, फिर भी उसने पहले ही उससे पूछने का जोखिम उठाया था। वह अस्वीकार किए जाने को लेकर आशंकित थी, लेकिन अब जब लिन म्यू ने हाँ कह दिया तो वह इससे खुश थी। लिन म्यू ने अंत में कहा, हालांकि मेरी कुछ शर्तें हैं। गल्प। हे वेन उसकी बातें सुनकर शांत हो गया और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने ये भी नहीं सोचा था कि भगवान लिन म्यू से यह काम मुफ्त में करने के लिए कहेंगे। किसी प्रकार का इनाम या भुगतान होना ठीक था, हालांकि सवाल ये था कि वह क्या चाहता था। कृपया आगे बढ़ें और इसे बताएं, हे वेन ने कहा। मुझे जानवर का मांस चाहिए, बहुत सारा। एक व्यक्ति के लिए यह पूरे 1 साल तक चलने के लिए पर्याप्त है और मैं इसे ताज़ा चाहता हूँ, लिन म्यू ने सीधे स्वर में कहा। हे वेन इससे पूरी तरह हैरान रह गए। क्या? अध्याय 297 लिन म्यू की स्थिति। हे वेन ने जल्द ही अपनी बुद्धि एकत्र की और खुद को शांत किया। उसने तुरंत लिन म्यू के प्रश्न से उत्पन्न संभावनाओं के बारे में सोचा। भले ही उसने जानवर का मांस मांगा हो, फिर भी यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का मांस मांगेगा। उदाहरण के लिए, यदि लिन म्यू ने सामान्य पशु मांस मांगा तो कोई समस्या नहीं थी, भले ही उसने 10 वर्ष का मांस मांगा हो, 1 वर्ष की तो बात ही छोड़िए। लेकिन यदि यह नवजात आत्मा क्षेत्र जानवर जैसा कुछ था, तो एक भी जानवर के साथ आना एक समस्या होगी। तुम्हें किस तरह का जानवर का मांस चाहिए? हे वेन ने पूछा। ठीक है, मैं आत्मिक पशु का मांस चाहूंगा, लेकिन यदि यह सामान्य पशु ही हो तो यह भी काम करेगा, लेकिन मात्रा बढ़ाने की जरूरत होगी। मुझे एक आत्मा जानवर के मांस के बराबर 4 सामान्य जानवरों की आवश्यकता होगी, लिन म्यू ने उत्तर दिया। ओह, ये सुनकर हे वेन को राहत मिली। उन्हें प्रचुर मात्रा में आत्मिक पशु का मांस मिलना चाहिए, भले ही वह 1 वर्ष के लायक न हो। वैसे भी वे सामान्य जानवर के मांस से रीमिंग की भरपाई कर सकते हैं। ये स्वीकार्य है, मैं प्रभु को सूचित करूंगा, हे वेन ने उत्तर दिया। हालांकि तुम्हें इतने मांस की आवश्यकता क्यों है? हे वेन ने उत्सुकता से पूछा। मैं लगभग 1 साल के लिए एकांतवास में रहूंगा, यहां से दूर, इसलिए मैं बस तैयार रहना चाहता हूं, लिन म्यू ने उत्तर दिया। वह पहले ही सीनियर ज़ुकोन के साथ इस पर चर्चा कर चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि अगर उनसे ये पूछा गया तो उन्हें क्या कहना है। एकांतवास का 1 वर्ष कब? हे वेन ने थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए पूछा। वह लिन म्यू के एकांतवास के समय को लेकर चिंतित थी, क्योंकि यदि यह कार्यक्रम के दौरान हुआ तो यह उनके लिए कारगर नहीं होगा। ओह, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही करूंगा। वैसे भी मुझे उससे पहले काफी तैयारी करनी होगी, लिन म्यू ने उत्तर दिया। तो फिर यह सब ठीक है, हमें अपेक्षाकृत तेजी से मांस प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मैं इस सप्ताह के अंत तक प्रभु से उत्तर प्राप्त कर लूंगा और फिर आपको सूचित करूंगा। ओह, और यह आयोजन इस महीने में कभी भी हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी बातचीत कितनी अच्छी चलती है, हे वेन ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने जवाब में सिर हिलाया और कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। वह दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हुए दरवाजे पर रुका और बोला, वैसे लेफ्टिनेंट वुटेन की शादी किससे हो रही है? लिन म्यू ने सवाल किया। ओह, होने वाली दुल्हन ट्राइकॉर्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक की बेटी है, हे वेन ने उत्तर दिया। मैं समझ गया, तो फिर अलविदा, लिन म्यू ने कार्यालय छोड़ने से पहले जवाब दिया। वह जल्दी से शहर के केंद्र से बाहर निकला और वापस आंगन की ओर चला गया। यहां तक कि वापस आते समय भी वह ज्यादा लोगों को नहीं देख सका और सड़कें अभी भी अपेक्षाकृत खाली थीं। उसे ऐसा लगा जैसे लोग पहले ही दक्षिणी शहर की ओर जा चुके हैं। लिन म्यू ने अनुमान लगाया कि जंगल में भाड़े के सैनिकों की बढ़ती उपस्थिति के कारण शिकारियों को जानवरों का शिकार करने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। यह अवसर संभवतः अधिकांश लोगों के लिए ईश्वर प्रदत्त था, क्योंकि यह सुरक्षित और स्थिर वेतन था, भले ही ये केवल कुछ महीनों के लिए ही क्यों न हो। नौकरियों की समयावधि समाप्त होने के बाद लोगों को बिना किसी समस्या के अपनी सामान्य नौकरियों पर वापस जाने में सक्षम होना चाहिए। यहां तक कि भाड़े के सैनिकों को भी संभवतः उस समय तक चले जाना चाहिए, और इस प्रकार शिकारियों के पास भी बहुत सारा शिकार होगा। कोर बोने का समय पहले से ही करीब था और लोग जल्द ही पूर्वी शहर में खेतों की तैयारी करेंगे।
लिन म्यू को आश्चर्य हुआ कि क्या वहां के किसानों ने दक्षिणी शहर में जाना चुना है या नहीं। यदि उन्होंने वास्तव में ऐसा किया तो इस वर्ष फसल कम हो सकती है, जिसका अर्थ है कि फसलों की लागत बढ़ सकती है। ऐसे ही लिन म्यू ने कुछ छोटी छोटी बातें सोची और अपने घर पहुंच गया। अंदर प्रवेश करने पर उसे कुछ जलने की गंध आ रही थी और उसने एक खिड़की से धुआं निकलता भी देखा। ऐसा लगता है जैसे छोटी झाड़ी ने फिर से कुछ जला दिया है। लिन म्यू रसोई में जाते समय बुदबुदाया। उनका अनुमान सच निकला, क्योंकि लिटिल श्रूबी जो मांस पका रहा था वह पूरी तरह से जल चुका था। एक तरफ रखे दूसरे मांस पर भी आग जलाई गई। जाहिर तौर पर लिटिल श्रूबी ने वहां नियंत्रण खो दिया था और आग अन्य चीजों तक फैल गई थी। फिर भी लिन म्यू को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। आंगन की बाकी इमारतों के विपरीत रसोईघर पूरी तरह से पत्थर और ईंट से बना था। रसोईघर भी घर से अलग था और इमारतों के बीच इतना अंतर था कि आग वहां नहीं फैल सकती थी। शहर के बहुत से आंगन इसी तरह के डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, क्योंकि इससे आग से घरों को जलने से बचाने में मदद मिली। Lin Mew saw little Shrubby panicking and not knowing what to do. While the beast was smart enough to know how to light something, it had still not learned how to put it out. Lin Mew had even put buckets of water nearby so that little Shrubby could use them, but the beast seemed to have a dislike of water and refused to go near it unless it was thirsty. Lin Mew picked up the bucket of water and splashed the water onto the fire, dousing it instantly. Sizzle. The sound of embers dying out and the hot stone sizzling due to the water was heard. You really need to get over your dislike of water, little Shrubby. Lin Mew chided. Mevo. The beast acted coy and pretended to be innocent. It rubbed against Lin Mew's legs and showed its affection while purring lightly. Sigh. Lin Mew ने उसका सिर सहलाया और जो गंदगी हो चुकी थी उसे साफ करना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय उसके मन में एक विचार आया। जब मैं एकांत में रहूंगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा। अध्याय 298 आगे की योजना बनाना। लिन म्यू अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था, जबकि लिटिल श्रूबी उसकी पीठ से सटा हुआ था। वह वर्तमान में उस तरल स्पिरिट क्यूई को पुनः भर रहा था जिसे उसने चौथे कौशल फीका का उपयोग करते समय समाप्त कर दिया था, और यह भी सोच रहा था कि आगे क्या करना है। उन्होंने इस कौशल के 2 उपयोगों में स्पिरिट क्यूई की 20 बूंदें खर्च की थी, इसलिए वह उन्हें जल्द से जल्द पुनः प्राप्त करना चाहते थे ताकि वह अपनी सामान्य साधना जारी रख सकें। लिन म्यू ने मूल क्यूई गोलियों को एक के बाद एक अपने मुंह में डाला और स्पिरिट क्यूई विस्प्स को तरल बूंदों में परिष्कृत किया। फिर उसे याद आया कि कैसे उसने कल एक ही बार में बड़ी मात्रा में तरल स्पिरिट क्यूई को परिष्कृत किया था, और सोच रहा था कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगा कि यह तरल स्पिरिट क्यूई को परिष्कृत करने की अधिक कुशल विधि है, लेकिन यह उनके दिमाग पर काफी बोझ भी डालती है और उनका बहुत अधिक ध्यान खींचती है। ऐसा करने से उसे इस तथ्य का भी एहसास हुआ कि जितना अधिक समय तक वह तरल स्पिरिट क्यूई को डेंटियन में संग्रहित किए बिना परिष्कृत करेगा, उसकी गति उतनी ही अधिक बढ़ेगी। ये स्पष्ट था कि यदि ऐसा कुछ न होता तो वह निश्चित रूप से तरल स्पिरिट क्यूई की 300 बूंदों को एक साथ परिष्कृत नहीं कर पाते, वह भी मात्र 36 घंटों में। यदि यह उनका सामान्य सत्र होता तो वे तरल स्पिरिट क्यूई की अधिकतम 50 बूंदों को ही परिष्कृत कर पाते। बुनियादी क्यूई गोलियों के सेवन के अलावा शरीर को संयमित करने की उनकी क्षमता में वृद्धि से उन्हें बहुत मदद मिली, लेकिन तरल स्पिरिट क्यूई की वह सतत विधि भी अपनी खामियों के साथ आए। इसमें उसका बहुत समय लग गया और बीच में उसे रोका नहीं जा सका। यदि उसे परेशान किया जाता तो वह इसे वहीं समाप्त करने और परिष्कृत तरल स्पिरिट क्यूई को डेंटियन में संग्रहित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लिन म्यू भी वही बात दोबारा नहीं दोहरा सकता था, क्योंकि उसे हर दिन कुछ काम करने होते थे और इस तरह वह पहले की तरह एकांत में प्रवेश नहीं कर सकता था। कुछ घंटे बीत गए और लिन म्यू ने अपने द्वारा उपयोग की गई 20 तरल स्पिरिट क्यूई बूंदों को पूरी तरह से भर दिया था। लिन म्यू ने अपनी आंखें खोली और आह भरी। अब मुझे खोए हुए अमर की अनाम तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि मैं आवश्यक स्तर तक पहुंचूं। हालांकि मेरे पास अभी भी लगभग 4 महीने और हैं जब तक कि महान नींद भालू ठीक होना शुरू नहीं कर देता। मुझे लगता है कि मैं तरल स्पिरिट क्यूई के अधिकांश भाग का उपयोग करूंगा, जिसे मैं हर दिन परिष्कृत करता हूं, ताकि खोए हुए अमर की अनाम तकनीक का अभ्यास कर सकूं। मैं पहले से ही पर्याप्त रूप से मजबूत साधना आधार पर हूं और मुझे पहले रक्त वंश प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के बाद मेरे पास अब जो भी गोलियां हैं उनके साथ कोर कंडेंसेशन क्षेत्र तक पहुंचने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। ये आसानी से मेरे लिए 1 वर्ष से अधिक समय तक चल सकते हैं। लिन म्यू ने जोर से सोचा।
इसके बाद लिन म्यू खड़ा हो गया और एक छोटी सी झाड़ी को किनारे की ओर ले गया, क्योंकि उसे उसकी पीठ से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। हालांकि जानवर ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी और बस गहरी नींद में सोता रहा। मुझे कुछ जानवरों का शिकार करने जाना है। भले ही हेईवान मुझे जानवर का मांस दिलवा दे, फिर भी मुझे भगवान से जवाब मिलने में 1 सप्ताह का समय लगेगा और वास्तव में इसे प्राप्त करने में शायद और भी अधिक समय लगेगा। मैं इस सप्ताह का समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं बस जानवरों का शिकार करूंगा और तकनीक के लिए उनका उपयोग करूंगा। लिन म्यू ने कमरे से बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचा। 1 घंटे बाद लिन म्यू उत्तरी जंगल में कुछ आत्मिक जानवरों का पता लगा रहा था जिन्हें उसने देखा था। जंगल में रहते हुए लिन म्यू को कुछ आत्मिक जानवर मिले, लेकिन वे पहले से ही कुछ भाड़े के सैनिकों द्वारा निशाना बनाए जा रहे थे, इसलिए उसे उनका सामना करना छोड़ना पड़ा। हालांकि भाड़े के सैनिक इसे लिन म्यू के साथ साझा करने को तैयार थे जब उन्होंने पहचान लिया कि वह कौन था। लिन म्यू ने मजाक में उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह जानता था कि जानवर उसे एक भोजन के लिए भी संतुष्ट नहीं करेगा। उसने जंगल में और भी गहराई तक जाने का निर्णय लिया। 1 और घंटा बीत गया जब उसे अपना चौथा आत्मिक पशु मिला। उसने उसे भी मार डाला और दूर से किसी चीज की आवाज सुनी। लिन म्यू ने अनुमान लगाया कि या तो भाड़े के सैनिक कुछ जानवरों से लड़ रहे थे या फिर जानवर आपस में लड़ रहे थे। लिन म्यू वहां गया और उसे कुछ वानर जानवर मिले जो छिपकली जानवर से लड़ रहे थे। वानर लिन म्यू से छोटे थे लेकिन क्यूई शोधन क्षेत्र के मध्य चरण में थे। उनमें से लगभग 4 थे और जिस छिपकली जानवर से वे लड़ रहे थे वह अकेला क्यूई शोधन क्षेत्र के अंतिम चरण में था। लिन म्यू ने अपनी आत्मा क्यूई से उस क्षेत्र को स्कैन किया और छिपने की जहमत भी नहीं उठाई। उसके लिए ये जानवर काफी आसान थे और इन्हें मारने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। जब वह उनके पास पहुंचा तो पांचों जानवरों ने निश्चित रूप से उसका पता लगा लिया और क्रोधित हो गए। वानर जानवरों ने उस पर अपने नुकीले दांत दिखाए जबकि छिपकली जानवर बस उस पर फुफकार रहा था। लिन म्यू ने उनकी स्थिति देखी और पाया कि वे अपेक्षाकृत ठीक हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अभी लड़ना शुरू ही किया था कि मैंने उन्हें बीच में रोक दिया, लिन म्यू ने सोचा। लिन म्यू ने अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया और उसकी छोटी तलवार म्यान से बाहर आ गई, जबकि लिन म्यू ने स्वयं अंगूठी से भाला निकाल लिया। फिर उसने छोटी तलवार को 4 वानर जानवरों की ओर उड़ने का आदेश दिया, जबकि वह स्वयं छिपकली जानवर के पास गया। वानर उड़ती हुई छोटी तलवार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उससे बचते हुए इधर उधर कूदने लगे। लिन म्यू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य केवल वानर जानवरों का ध्यान भटकाना और छिपकली जानवर को मारते समय उन्हें व्यस्त रखना था। लिन म्यू ने सीधे छिपकली जानवर के शीर्ष पर पलकें झपकाईं और भाले से उसकी खोपड़ी को छेद दिया। अपने मस्तिष्क को बीच से तिरछा करके छिपकली जानवर ने मरने से पहले हल्की फुफकार मारी। अब आपकी बारी है। अध्याय 299 रक्तरेखा शोधन के तरीके। लिन म्यू ने अपनी छोटी तलवार से खून झाड़ दिया और पीछे मुड़कर अपनी कारीगरी की ओर देखा। छिपकली जानवर और 4 वानर जानवर जमीन पर मृत पड़े थे। उन सभी को सिर पर एक ही वार में मार दिया गया था और उनकी खोपड़ी में छेद कर दिया गया था। लिन म्यू को 5 जानवरों को खत्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगा, जिससे उसकी क्षमताएं पता चली। यदि यह कोई अन्य कृषक होता तो वे या तो इसे अकेले करने में असमर्थ होते या इसे करने में कुछ समय लेते, और अगर वे ऐसा करने में सक्षम भी होते तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ चोटें लगती। लिन म्यू ने घुटनों के बल बैठकर अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उनके शरीर में जानवरों के अंगों की जांच की। उसने उन्हें आसानी से ढूंढ लिया लेकिन उन्हें वहां से नहीं हटाया। वह इस घर में उन सभी अन्य जानवरों के साथ ऐसा करेगा जिनका उसने अब तक शिकार किया था। उन्होंने पशु कोर की जांच केवल इसलिए की थी ताकि ये देखा जा सके कि क्या कोई ऐसा पशु कोर है जिसने रक्त संबंधी क्षमता जागृत की हो। क्योंकि लिन म्यू जल्द ही महान नींद वाले जानवर की वंशावली को आत्मसात करने जा रहा था, वह कुछ अभ्यास करना चाहता था। यह प्रथा रक्त वंश का वास्तविक आत्मसातीकरण नहीं होने वाली थी क्योंकि यह प्रतिकूल परिणाम देने वाली होती नहीं, बल्कि सीनियर जुकोंग उसे रक्त वंश को आत्मसात करने के लिए तैयार करने का तरीका सिखाने जा रहे थे ताकि उसे पता चले कि ऐसा समय कब आएगा। सबसे आम तरीका जो इस्तेमाल किया गया था वह कुछ पूरक सामग्रियों के साथ स्पिरिट बीस्ट के जानवर कोर को परिष्कृत करना और इसे एक प्रकार की रसायन विज्ञान की गोली में बदलना था। कई अन्य विधियां भी थीं, लेकिन रक्त वंश के आधार पर उनमें बहुत भिन्नता थी। कुछ विधियां कुछ रक्त रेखाओं के लिए उपयुक्त थीं जबकि कुछ नहीं थीं। सीनियर जुकोंग लिन म्यू को एक अलग विधि सिखाने जा रहे थे जिसके लिए किसी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं थी और ये तब तक किया जा सकता था जब तक जानवर की पूरी लाश उपलब्ध थी।
लेकिन सीनियर ज़ुकोंग ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यह प्रक्रिया काफी दर्दनाक और कठिन होने वाली है। फिर भी लिन म्यू लड़खड़ाया नहीं और इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था। ये भी नहीं, लिन म्यू ने लाशों को देखते हुए कहा, आपको और अधिक की तलाश करनी होगी। जिन जानवरों की वंशावली जागृत हो गई है उन्हें ढूंढना कठिन है। हालांकि यदि आपके पास एक ही प्रकार के अधिक जानवर हैं तो जागृत रक्तरेखा को परिष्कृत करने के लिए अभी भी कुछ तरीके हैं। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया, एक ही प्रकार के जानवर हैं ना? अगर वे इन वानर जानवरों के स्तर के हों तो मुझे कितने की आवश्यकता होगी? लिन म्यू ने सवाल किया। उनके खेती के आधारों के साथ मैं कहूंगा कि 20 के आसपास कहीं भी, लेकिन तब भी विफलता की संभावना होगी और यह केवल जागृत रक्तरेखा को परिष्कृत करने के लिए है। इसे उस रूप में बनाने के लिए जिसे आत्मसात किया जा सके और भी अधिक प्रयास करना होगा। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया, ये वास्तव में काफी जटिल है। लगता है मुझे बस देखते रहना होगा, लिन म्यू ने आकाश की ओर देखने से पहले कहा। या नहीं, कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा। लिन म्यू बुदबुदाया। फिर उसने लाशों को रिंग में जमा कर दिया और वापस चला गया। आज के शिकार में लिन म्यू लगभग 12 आत्मिक जानवरों और 5 सामान्य जानवरों का शिकार करने में सक्षम था। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि खोए हुए अमर प्राणी की अनाम तकनीक की प्रगति का परीक्षण करने के लिए आवश्यक बुनियादी राशि प्राप्त करने के लिए भी उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक शिकार करना पड़ेगा। फिर भी लिन म्यू के लिए हेई वेन द्वारा जानवरों का मांस इकट्ठा करना सबसे तेज विकल्प होगा, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे जानवरों का शिकार करने में वह समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा जिसका उपयोग वह खेती के लिए कर सकता था। आत्मिक जानवरों को खोजने की संभावना भी पूर्ण नहीं थी। वह समय जब उन्हें एशक्राउंड हिरणों का झुंड मिला था वह भी असामान्य था और संभवतः ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस तरह के बड़े झुंड काफी दुर्लभ थे और केवल कुछ ही प्रकार के जानवर ऐसे रहते थे। उत्तरी जंगल में अधिकांश आत्मिक जानवर या तो अकेले रहते थे या छोटे समूहों में रहते थे। लिन म्यू के लिए वापसी की यात्रा बहुत तेज थी, क्योंकि उसे बस एक सीधी रेखा में दौड़ना था। अपने कौशल से वह अधिकांश बाधाओं को नजरअंदाज कर सकता था या उन पर कूद सकता था। लिन म्यू 1 घंटे में शहर वापस आ गया था और अब वह आंगन में जानवरों की लाशें तैयार कर रहा था। जैसे ही उसने आत्मिक जानवरों की लाशों से जानवरों के कोर खोदना शुरू किया, लिटिल श्रूबी घर से बाहर भागा और उसकी ओर आया। वह खून की गंध से आकर्षित हुआ था और संभवतः कुछ लेने के लिए यहाँ आया था। म्याऊं, वह हल्के से गुर्राया और लिन म्यू के हाथ में मौजूद जानवर के कोर को देखने लगा। इसने लिन म्यू को अपने सिर से धक्का दिया और फिर लिन म्यू को लगा कि उसके दिमाग में एक विचार आया है। चाहता हूं, विचार ने कहा। ओह, तुम्हें जानवर का कोर चाहिए? लिन म्यू ने छोटे जैतून के आकार के जानवर के कोर की ओर इशारा करते हुए कहा। लिटिल श्रूबी ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए लगभग मानवीय तरीके से सिर हिलाया। उसे दे दो, वैसे भी तुम जानवरों के कोर का उपयोग नहीं करोगे, है ना? ज़ुकोंग ने कहा। क्या ये ठीक रहेगा? इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, है ना? लिन म्यू ने चिंतित स्वर में पूछा। जानवरों के कोर जानवरों के लिए रसायन विज्ञान की गोलियों की तरह होते हैं और वे अक्सर अपनी खेती का आधार बढ़ाने के लिए उनका सेवन करते हैं। वास्तव में यह उन प्राथमिक तरीकों में से एक है जिसके द्वारा वे खेती करते हैं। हालांकि निश्चित रूप से कुछ जानवर कोर हैं जिनका वे जानवर के प्रकार के आधार पर उपभोग नहीं कर सकते हैं। फिर भी जानवर स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि किस प्रकार के कोर उनके लिए अच्छे हैं, इसलिए आप जिस भी जानवर के कोर को पसंद करते हैं उसे दे सकते हैं और यह आपके लिए समस्याजनक नहीं होगा। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। ठीक है सीनियर। लिन म्यू ने लिटिल श्रूबी को अपने हाथ में जानवर का कोर सौंपने से पहले जवाब दिया। उसने अभी जो जानवर का कोर दिया था वह छिपकली जानवर का था और गहरे हरे रंग का था। इसका रंग इसके शल्कों से मेल खाता था और कुछ कुछ रत्न जैसा दिखता था। छोटे से झाड़ीदार जानवर ने 1 सेकंड के लिए भी इसकी ओर नहीं देखा और फिर पूरे जानवर के अंदर का हिस्सा निगल लिया। खैर, ये तो बहुत तेज था। अध्याय 301 शादी का निमंत्रण। लिटिल श्रूबी जानवर के कोर को खाने के बाद प्रसन्न दिख रहा था और लिन म्यू उसके शरीर से निकलने वाली स्पिरिट क्यूई की हल्की लहरों को महसूस कर सकता था। उनकी आवृत्ति बढ़ गई थी और अब वे मजबूत हो रहे थे। क्या वह सफलता प्राप्त करेगा? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। यह असामान्य नहीं होगा। आप पिछले कुछ महीनों से उसे आत्मिक जानवर का मांस खिला रहे हैं। उसने जितना खाया है उसकी प्रगति अन्य जानवरों की तुलना में काफी तेज होनी चाहिए, जिन्हें खुद शिकार करने में समय बिताना पड़ता है। इसके अलावा दोहरे सिर से असेंशन फल के कारण उनकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ योग्यता भी बढ़ी है। इस जानवर कोर को संभवतः उसे क्यूई शोधन क्षेत्र के अंतिम चरण में धकेलना चाहिए।
जुकोन ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने जवाब में सिर हिलाया और लिटिल श्रूबी की स्थिति देखी। कुछ सेकंड के बाद ऐसा लगा कि उसे नींद आ गई है और इसलिए वह गर्म बिस्तर पर सोने के लिए वापस अंदर चला गया। लिन म्यू जानवरों की लाशें तैयार करने के लिए वापस गया और उन सभी को काटने में लगभग 1 घंटा लगा। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 3 अंतिम चरण क्यूई शोधन क्षेत्र आत्मा जानवर, 4 मध्य चरण क्यूई शोधन क्षेत्र आत्मा जानवर और 5 प्रारंभिक चरण क्यूई शोधन क्षेत्र जानवर प्राप्त किए थे। लिन म्यू ने विशेष रूप से जानवरों के कोर को अलग से संग्रहित किया ताकि लिटिल श्रूबी जब चाहे उन्हें खा सके। ओह, सारा खून तो लगभग भूल ही गया था। लिन म्यू को याद आया। फिर वह आंगन में गया और इच्छा की कि अंगूठी से गिरा हुआ सारा खून बाहर आ जाए। ऐसा लगा जैसे कोई बांध टूट गया हो और खून की नदी बहने लगी हो। ओह, लिन म्यू ने चौंकते हुए कहा, हो सकता है कि मैंने राशि का गलत अनुमान लगाया हो। जल्द ही आंगन की पूरी जमीन जानवरों के खून से लथपथ हो गई। लेकिन इसे मिट्टी में पूरी तरह से अवशोषित होने में देर नहीं लगी, जिससे कुछ दाग रह गए जिससे पता चला कि यहाँ खून बहा था। इसमें खून की ज्यादा गंध भी नहीं थी, क्योंकि बहती हवा के कारण ये जल्द ही गायब हो गई। इस समय खून से रहित एकमात्र स्थान लिन म्यू के माता पिता की 2 कब्रें थीं। लिन म्यू ने अपना सिर हिलाया और अपनी साधना जारी रखने के लिए शयनकक्ष में वापस चला गया। लिन म्यू अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आए। उन्होंने तरल स्पिरिट क्यूई का संवर्धन और परिशोधन किया और फिर इसका लगभग 80% अपने पेट में डाला, ताकि खोए हुए अमर प्राणी की अनाम तकनीक को आगे बढ़ाया जा सके, जबकि शेष 20% को संग्रहित किया जा सके। इसके बाद वह जितना संभव हो सके उतना जानवरों का मांस खाता और तकनीक में और सुधार करता। इससे लिन म्यू के शरीर को संयमित करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई और वह ज्यानिटियन फिजिक के और भी करीब आ रहा था। लिटिल श्रूबी द्वारा जानवर के कोर को खाने के अगले दिन वह क्यूई शोधन क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया। लिन म्यू को उसमें ज्यादा बदलाव नहीं दिखा, सिवाय इसके कि वह थोड़ा मजबूत हो गया। उन्होंने इसकी गति में भी कोई परिवर्तन नहीं देखा था। वह और तेज हो सकता था, लेकिन चूंकि उसने इसकी पूरी गति का उपयोग नहीं किया था, इसलिए ये स्पष्ट नहीं था। लिन म्यू जंगल में भी जाता था और अपने खाने के लिए कुछ जानवरों का शिकार करता था और सप्ताह के अंत तक वह कुल मिलाकर लगभग 65 स्पिरिट जानवरों का शिकार करने में सक्षम था। लेकिन इन सभी जानवरों में से भी उनमें से किसी की भी रक्तरेखा जागृत नहीं थी। न ही लिन म्यू बड़ी संख्या में एक ही प्रकार के जानवरों को ढूंढने में सक्षम था ताकि वह उस वैकल्पिक विधि का उपयोग कर सके जिसके बारे में सीनियर जुकोंग ने उसे बताया था। हे वेन से बात करने के बाद आज 8वां दिन था और यही वह दिन भी था जब उसे प्रभु से उत्तर वापस मिलना था। यह उसके लिए अच्छा होगा यदि वह जानवर का मांस जल्दी प्राप्त करने में सक्षम हो, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जब महान नींद वाले भालू की वंशावली को आत्मसात करने का समय आएगा तो वह उनका आरक्षित स्टॉक रख सकता है। लिन म्यू ने अपनी आंखें खोली और सांस छोड़ी। वह यह महसूस करने में सक्षम था कि कोई उसके घर के गेट के बाहर खड़ा था और ठीक ठीक जानता था कि यह कौन था। लिन म्यू ने खड़े होने से पहले कहा, ऐसा लगता है कि हे वेन को जवाब मिल गया है। वह शयनकक्ष से बाहर निकला और गेट खोलने के लिए चला गया। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि हेई पिंग खड़ा था, जो उसके घर के पास तैनात था और जरूरत पड़ने पर हेई कोर से कोई भी संदेश उसके पास लाता था। वरिष्ठ लिन म्यू, नेता ने आपको बुलाया है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए एक पत्र आया है, हेई पिंग ने सूचित किया। आह, बढ़िया, ठीक समय पर। लिन म्यू ने बाहर जाते समय गेट बंद करने से पहले जवाब दिया। हेई पिंग ने सिर हिलाया और अपने पद पर वापस चला गया जबकि लिन म्यू शहर के केंद्र में चला गया। हेई वेन अपने कार्यालय में इंतजार कर रही थी और उसके सामने डेस्क पर एक खुला पत्र पड़ा था। उसने लिन म्यू को अंदर आते देखा और उसे बैठने का इशारा किया। तो प्रभु ने क्या कहा? लिन म्यू ने पूछा। आपके अनुरोध के अनुसार इस समय शहर में 1 वर्ष का पशु मांस भेजा जा रहा है। ये 2 से 3 दिन में यहाँ आ जाएगा और पूरी तरह से आत्मिक पशु के मांस से भर जाएगा। हेई वेन ने उत्तर दिया। इसके अलावा उस दूसरी चीज के बारे में भी जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। उन्होंने कुछ देर रुकने के बाद कहा, आपका मतलब है कि मैं किसी प्रकार की प्रतियोगिता में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं? लिन म्यू ने पूछा। हाँ, वह खैर, इस बात की पूरी संभावना है कि वे इसे अगले सप्ताह आयोजित करेंगे, इसलिए अब आपको तैयार रहना होगा और अपना कार्यक्रम स्पष्ट रखना होगा। ये लगभग 10 दिनों तक चलेगा और आप पूरे समय वुलिम शहर में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको किसी भी चीज के लिए भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं है। सभी खर्चों का ध्यान मेयर द्वारा रखा जाएगा। और आपको शादी में भी शामिल होना होगा, इसलिए इसे शादी के आधिकारिक निमंत्रण के रूप में लें। हेई वेन ने उत्तर दिया।
बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। इस नॉवल की पूरी सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना प्यार दिखाएं। और ऐसे ही और कहानियों के लिए आर नॉवल बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।